गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो सबसे पहले हमने उस दिन इंट्रोड्यूस कराया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद बताया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज हम लोग देखेंगे कि एटम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ एटम। तो जैसा कि हम लोग पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। मतलब कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन क्या है जी? एटम्स का रीअरेंजमेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू स्पष्ट करना चाहूँगा कि बाय द वे यहाँ पर लिखते हैं NaOH। NaOH को यदि हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ तो ये क्या होगा जी? NaCl सॉलिड में और प्लस H2O लिक्विड, है ना। हम लोग ये देख सकते हैं इसमें। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। चाहे तो हम लोग यहाँ नाम लिख सकते हैं इसका, क्योंकि जितनी बार नाम लिखेंगे फार्मूला लिखने के बाद हमारे प्रैक्टिस में होगा और हमें लर्न हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं जी? बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है जी? सोडियम क्लोराइड। नाम सुना है सोडियम क्लोराइड, या इसको हम लोग कहते हैं टेबल साल्ट क्लोराइड, या इसको और क्या कहते हैं जी? खाने वाला नमक। और ये वाटर का तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो हम ये दिखाना चाह रहे थे इसमें कि देखो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है और यहाँ सोडियम किसके साथ आ गया जी? क्लोरीन के साथ। यहाँ क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ क्लोरीन किसके साथ आ गया? सोडियम के साथ। यहाँ OH है और इस H से H इसके साथ मिल के क्या बना दिया? H2O। तो हम देख रहे हैं वहाँ पर भी कि केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि सब पहले मान्यता थी ना कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। पहले ये माना जाता था जैसा कि मतलब पहले के जो भी हमारे पास जितने भी टेक्निकल मतलब इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी साधन था, उसके बेसिस पर जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो माना कि एटम ही जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉल मतलब वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन बाद में चल के जब इसके मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये कहा जाने लगा कि नहीं, मतलब ये साबित हुआ कि एटम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सब डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो है कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन सब को, इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया और कैसे किया? प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया और कैसे किया, है ना। इन सब को हम लोग क्या करेंगे? आगे चल के इसको डिटेल में देखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर है कि जैसे हमने बताया कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स थे जो एटम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे वो मेनली 3 थे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। यदि हम बात करें कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से चार्ज ऑन प्रोटॉन तो हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हम बात करें कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन तो 0, है ना। फिर यदि हम कहें कि मास ऑन इलेक्ट्रॉन तो 9.1 × 10⁻31 kg में यदि उसको कहते हैं। तो यदि प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻27 kg, और
इसी तरह से हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। एक बात बताएं, जब तुम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करोगे और इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 1836.1 इसका रेशियो जब निकालोगे तो 1836:1 आएगा। मतलब अगर प्रोटॉन का मास 1836 है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 1। इट मीन्स कि प्रोटॉन इज मच मोर हैवियर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात स्पष्ट समझ में आई। अब तुम लोग ये भी जान लो, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था जी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन पर मैंने 2 बात लिखी है, पहली तो गोल्डस्टीन, दूसरा रदरफोर्ड। देखो ऐसा कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, लेकिन एक्चुअली देखो है क्या, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन साहब ने प्रैक्टिकली मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में ये देखा था और उसको बताया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो प्रोटॉन है। लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में ये साबित कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। और इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है जी? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो कोई पूछे कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था तो तुम लोग जनरली क्या कहोगे? गोल्डस्टीन। ठीक है, किसने? गोल्डस्टीन। अब देखो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। इसको लर्न करने का बड़ा सिंपल तरीका तुमको बता देते हैं। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ PEN। PEN मीन्स क्या हुआ जी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, PEN को GJC GJC ने किससे खोजा जी? ACR से खोजा। ये क्या है जी? न्यूट्रॉन है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? प्रोटॉन्स। तो पेन याद रहेगा। ये G4 क्या हो गया जी? गोल्डस्टीन। और J4 जे थॉमसन होगा ना। और C4 चैडविक या जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम लिख सकते हो, है ना। R4 रेडियो एक्टिव रे। क्या होगा? रेडियो एक्टिव रे। और ये C4 क्या होगा जी? कैथोड रे। कैथोड रे पर कौन सा चार्ज होता है, बता सकता है कोई? हाँ, कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज और एनोड रे पर पॉजिटिव चार्ज। एक बात ध्यान रखना, देखो तुमको कहीं मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ, एनोड क्या लिखा हुआ है जी? और ये क्या है? कैथोड। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव। याद रखना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें लोगों को। देखो एनोड, और ये हो गया कैथोड माने एनायन। कैथोड मीन्स एनायन, एनोड मीन्स कैटायन। मतलब जब कोई कैटायन कहे तो समझना क्या? पॉजिटिव। कोई कैटायन कहे तो, और एनायन कहे तो जी नेगेटिव। ये बात याद रखना, क्रॉस कनेक्शन होता है, देख लो, है ना जी। क्रॉस कनेक्शन होता है इनके बीच। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि अदर कुछ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर हुए, जिनका नाम था क्या? मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन। पॉजिट्रॉन भी तुम लिख सकते हो। क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, और म्यूऑन। ये सब क्या है? अदर फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। देखो एक साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए गए। क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसको एक साथ हम लोग क्या कहे जी? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग मास नंबर के नाम से भी जानते हैं। एक देखो कैसे इसका सिंबल कैसे होता है। मान लो कि ये कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है,
तो x कोई एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है जी? z। क्या होता है? तो z को यहाँ लिखते हैं और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? a। तो a को यहाँ लिखते हैं x के बगल में, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, x z यहाँ पर और a यहाँ पर भी जनरली लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर तुम ऐसा भी लिख देते हो तो कोई बात नहीं है, z यहाँ और a यहाँ। या फिर तुम ऐसा भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, z यहाँ और ये यहाँ। लेकिन देखो मोस्टली जो प्रचलन में है, जो पॉपुलर है वो कौन सा है जी? ये है। कौन सा है? ये है। आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करें। जैसे मैं कहूँ कि कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का सिंबल कितना होता है जी? तो देखो Ca, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। अगर इसका एटॉमिक मास पूछे तो कहोगे 40। देखो ये कितना बेहतरीन मतलब कि स्थिति आई कि कैल्शियम को यदि हम लोग चाहें कि लिखें द नेम ऑफ एलिमेंट इज कैल्शियम एंड द सिंबल इज Ca एंड द एटॉमिक नंबर, इतना लंबा चौड़ा जब लिखें, एटॉमिक मास लिखें, ये देखो ये मात्र ये एक्सप्रेशन कितनी बातों को स्पष्ट करता है। एलिमेंट का नाम क्या है जी? कैल्शियम। सिंबल क्या है? Ca। एटॉमिक नंबर कितना है? 20। एटॉमिक मास कितना है? 40। अब कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 20। कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? तो 40 - 20 = 20। संयोग से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या आ गया जी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम आ गया। जनरली सेम नहीं होता है, कुछ का डिफरेंस आ जाता है। तुमको एक और बात बताते चले, इसको इरेज कर दें। चलो देखो हम लोग देखेंगे अब किसके बारे में? एटम के बारे में, ठीक है। एटम का हम लोग एक पहले डायग्राम बनाया, इसमें देखते हैं हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। और इसको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं जी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं ना। सबसे पहले ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या क्या है बता सकते हो? तो ये क्या है जी? न्यूट्रॉन्स है। और ये क्या है जी? प्रोटॉन्स है। क्या है? प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स है और क्या है जी? प्रोटॉन्स है, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम यदि ऐड करके और लिखें तो इसी को तो हम लोग क्या कह रहे थे? न्यूक्लियॉन्स। क्या कह रहे थे जी? न्यूक्लियॉन्स कह रहे थे, है ना। मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल, ठीक है। और बाहर में क्या है जी? बाहर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तुम्हारा ये मन होगा कि देखो ये जो है, ये बाहर में जो ये सर्कुलर मतलब तुम पाथ देख रहे हो, दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड क्या? ऑर्बिट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं जी? एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल भी कहते हैं। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और इसका नाम देते हैं के सेल। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्बिट, इसका नाम देते हैं एल सेल। इसको कहते हैं थर्ड ऑर्बिट और इसका नाम देते हैं एम सेल। और इस तरह से हम आगे NOPQRST इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो के सेल को का हम लोग नंबरिंग किससे करते हैं जी? फर्स्ट ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस से शुरुआत करते हैं ना जी। इसके बाद से सेकंड ऑर्बिट, इसके बाद से थर्ड ऑर्बिट, और इसी तरह से हम कहाँ चले जाते हैं? 4th 5th 6th 7 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ से शुरुआत करते हैं? न्यूक्लियस से। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है जी? इंक्रीज करता जाता है। ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। मतलब देखो एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3 तो इंक्रीज कर रहा है ना जी। अब तुम कहोगे कि सर देखिए ना, आपने तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, सेकंड ऑर्बिट में आपने कितना रखा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह से थर्ड में कुछ रख दिया, तो ये मनमानी है क्या? नहीं, मनमानी बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला क्या होता है जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, इन एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है क्या, 2n स्क्वायर। क्या होता है जी, 2n स्क्वायर होता है। कोई पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लें क्या, n इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर माने 1 2 3 डैश डैश, ये क्या है जी, ऑर्बिट नंबर है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि k सेल इज इक्वल टू 2 और k के लिए n का वैल्यू कितना होगा, l के लिए, m के लिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर दे जी, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होता है, यानी पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और देखो दूसरे ऑर्बिट के लिए यदि हम कहें तो कोई कहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, देखो 8 इलेक्ट्रॉन रखा है दूसरे में। इसी तरह से हम बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, तो कितना हो जाएगा जी, के एल एम सेल, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तुम लोग को समझ में आया। अब कोई किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पूछे तो तुम आसानी से बता सकते हो और लिख सकते हो। आई बात समझ में। तुमको एक बात मैं बता दूं, आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन किया है हमने और तुमको बताया था कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं जी, 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं, 1H1 और ये H1 और 2, H1 और 3। ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तुमको एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। सब क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम। पहले वाले को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटियम। जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको क्या कहते हैं जी, ड्यूटेरियम। और इसको क्या कहते हैं, ट्रिटियम, जैसा कि पहले हमने बता दिया है। अब मैं ये एक बात बताऊं कि इसमें कोई पूछे कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन कितना है जी, 1, ठीक है। नहीं, इसका कोई पूछे मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास, रुको, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1। एटॉमिक नंबर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, नंबर इज इक्वल टू 1। और कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है जी, एटॉमिक मास एटॉमिक मास माइनस, बोलो तो, एटॉमिक मास माइनस चाहे मास नंबर, क्या लिखेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होता है, 0। कितना होता है जी, 0, क्योंकि इसका मास नंबर कितना होता है, 1। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास कितना है इसका, 2, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ये भी 1। इसमें 3, एटॉमिक मास कितना है, 3, 1, 1, 1, और कितना हो जाएगा ये 2, देख रहे हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या हो रहा है,
डिफर कर रहा है, 0, 1 और 2। बात समझ में आई? हम लोग करते चलते हैं, जब हम लोग देख लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना होता है, तो हम लोग 2n² फार्मूला से हम लोग k सेल में, l सेल में और n सेल में इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। तो एक टास्क भी दे देते हैं, एक होमवर्क भी दे देते हैं तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है कहाँ से कहाँ तक का। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of element from हाइड्रोजन टू कहाँ जी, कैल्शियम। यदि 10th तक हम लोग हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लर्न कर लें तो हमारा काम चल सकता है। ठीक है, और इसमें हम बता दें कि हाइड्रोजन से लेके और यहाँ तक के हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना। अब इसके आगे होता है क्या, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसका क्या होगा जी, 1, एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यही ना। देखो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं आसानी से, KLMN सेल में। तब तुम कहोगे कि सर sp और किस में होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम लोग सब ऑर्बिट में भी और ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे चल के अपर क्लास में इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग का KLMN सेल में लिखना, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जान जाते हैं तो 10th तक हम ये समझेंगे कि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट हो सकता है। जैसे हम यदि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर K सेल लिख दें, L सेल लिख दें, M सेल लिख दें और N सेल लिख दें। ठीक है, लिखते चले ना जी। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिगर करना डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सब ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी हम लोग ऑर्बिट में लिख रहे हैं, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिगर करेंगे। सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो जैसे ही हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे, मान लेंगे कि ये इसका क्या है जी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 1, तो फर्स्ट सेल में हो जाएगा। 2 तो 2 सेकेंड फर्स्ट ही सेल में कंप्लीट हो जाएगा 2। लेकिन जब 3 है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। नेक्स्ट वाला किस में चला जाएगा जी, एल सेल में। इसमें 2 है तो यहाँ 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एल में, तो 8 तक हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा, 2, 4, यहाँ क्या होगा जी, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब यहाँ पर जाके फिर हम सोचेंगे तो यहाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 + 2 कितना हुआ, 10। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, 11। तो हम क्या लिखेंगे जी, 1। ये किस में लिख दिया हमने, M सेल में लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ पर 2, 8 और 2, यहाँ पर 2, 8 और 3, यहाँ पर 2, 8 और 4, यहाँ पर 2, 8 और 5। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें, इधर आ जाए और बात करने लगे किसकी, फास्फोरस के बाद क्या होता है जी, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम कैलियम भी कहते हैं इसको, नहीं। अब देखो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो सल्फर का कितना होता है, 16, 17, 18, 19 और 20। अब यहाँ भी हम बना ले क्या, K सेल, M सेल, L सेल, बोलो, K,
L M और N। तो यहाँ पर 2 8 6, ठीक है ना, 6 और 8 + 2 10 + 6 16 होता है ना जी। तो 2 8 और 7, 2 8 और यहाँ पर करेंगे ना जी 8। अब देखो 2 8 और कई लोग 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, होगा नहीं। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन आपने अभी बताया कि रख सकते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 9 नहीं होगा। तो देखो जब तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब जब तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो नहीं जाते हैं तब तक हम यहाँ 18 नहीं लिख सकते। इसका क्या रीज़न है, इसका रूल क्या है लिखने का, इसको हम लोग आगे के क्लास में मतलब कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल 2 8 8 और लास्ट में क्या होगा 1, फिर 2 8 8 और 2। हम फिर बता रहे हैं कि यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ, क्यों नहीं 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को इसमें रखे। इसको जानने के लिए हायर क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो है जब तुम आगे पढ़ोगे कई सारा प्रिंसिपल है, कई सारे रूल्स हैं जिसको कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रखे, क्यों नेक्स्ट ऑर्बिट में हम चले गए, है ना, इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये 2 बात को याद रखेंगे कि 2 8 8 1 और 2 8 8 2, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। कब करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में जानेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नोट कर लें और इसको 2-3 बार लिखेंगे, दिमाग में रखेंगे। मैं फिर बताऊंगा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके क्या, व्हाट इज़ वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन आई एम डिस्कसिंग अबाउट आयंस। ओके, firstly explain about the molecules. How many types of molecules? Either it is molecules of element and molecules of compound. What is molecules of element and molecules of compound, इसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आयन की चर्चा करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस, ये भी बताऊंगा। ये आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कोई एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, कैसे कोई एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ये कैसे होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे और इसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है।